क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसकी पढ़ाई करेंगे। तो इसमें कैसे पढ़ावेंगे सो बतलाते हैं। प्रत्येक थ्योरी देंगे और हर थ्योरी का पर बेस्ड जो प्रॉब्लम आएगा वो एग्जाम्पल के साथ देंगे, है कि नहीं। तो पहला थ्योरी क्या होगा, व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसका डिफिनीशन ये मात्र ही पढ़ेंगे और उसके बाद कैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा वो बतलावेंगे। तो फर्स्ट देखो डिफिनीशन लिखते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्रॉस के द्वारा यहां रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसका सेकंड नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी बात, स्केलर प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे, जब किसी दो वेक्टर को जब स्केलर प्रोडक्ट करते थे उसका जो आंसर आता था वह स्केलर क्वांटिटी में आता था, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट बोले। लेकिन इसका आंसर जो हम लोग आएगा वह वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। चूंकि आंसर वेक्टर क्वांटिटी में आता है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आगे पढ़ोगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अभी हम लोग टू वेक्टर पढ़ते हैं, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ राइटर इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं, इस प्रकार से भी लिख देते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। डिफिनीशन क्या है वो लिखते हैं, वेयर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। ये इसका डिफिनीशन है, समझ गए। क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन है। जबकि गौर करो, हम तुमको रिकैप भी कराते हैं, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे उसको रेड से लिख देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये था तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट जो रेड से लिखे। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। इतना जानने के बाद यहां अब बात आती है एन कैप क्या है, व्हाट इज एन कैप। तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, चूंकि कैप लगा हुआ है तो एन कैप इज द परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस मैटर को थोड़ा लिख देते हैं। और बीच का जो एंगल थीटा है वह ए और बी के बीच का एंगल है और वह एंगल 0 और पाई के बीच होना चाहिए। इस मैटर को हम लिख देते हैं तुमको, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। एंड यह भी याद आपको रखना है कि यह थीटा मस्ट लाइज बिटवीन 0 एंड पाई प्लस पाई। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है, ए वेक्टर पहले तो ये लिख देते हैं एन कैप क्या है, एन कैप इज परपेंडिकुलर, शॉर्ट में परपेंडिकुलर लिख दिए, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। ये रूल है। जिन दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप रिप्रेजेंट करेगा। या ऐसा बोलो, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन पर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। क्लियर हो गया। तीसरी बात ये याद यहां रखो, ये एन कैप जो परपेंडिकुलर तो हो गया, जैसे गौर करोगे ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर है ब्लैक वाला, बी वेक्टर है ब्लू वाला। जब इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर चलेगा यूनिट एन कैप, एन कैप चलेगा। थर्ड पेन से तुमको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। लेकिन बात यहां आती है, ये परपेंडिकुलर तो अपवर्ड भी हो सकता है और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो ये अपवर्ड है, कब डाउनवर्ड होगा ये जानने के लिए हम लोग को राइट हैंड रूल जैसे जानते हैं। राइट हैंड थंब रूल जो है, इसमें दो फिंगर जो है, ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ और ये थंब जो है ये एन कैप को डायरेक्शन को बताएगा। एक इस प्रकार से, एक देखो डाउनवर्ड हो गया। या इसको स्क्रू रूल से भी जानते हैं, है नहीं। अभी पहले लिख देते हैं मैटर, उसके बाद बतलाते हैं। इसके लिए जैसे गौर करोगे, मान लो एक यह वेक्टर ए लिया गया
और यह वेक्टर बी लिया गया है कि नहीं, तो इसी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये होगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, और एक या तो डाउनवर्ड होगा, समझ में आ गए कि नहीं, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये एन कैप हुआ। लेकिन जब दोनों को क्रॉस कर देते हैं तो एक देखो ए क्रॉस बी क्रॉस इसी के डायरेक्शन में या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। इसको जानने के लिए सब बेस्ट तरीका है स्क्रू रूल। जैसे गौर करो, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, देखो ये ए को बी से जब क्रॉस करते हैं इस प्रकार से स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू ऊपर की ओर उठेगा ना, है नहीं, तो इस प्रकार से यानी एंटी क्लॉकवाइज जब करेंगे तो अपवर्ड हो जाएगा, और जब क्लॉकवाइज करेंगे तो डाउनवर्ड होगा। राइट हैंड ओरिएंटेड रूल यही हुआ है कि नहीं, तो याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज जब भी क्रॉस करेंगे तो अपवर्ड परपेंडिकुलर होगा, और क्लॉकवाइज जब करेंगे तो डाउनवर्ड होगा। ये जान गए, तो यही हुआ ये वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अब आते हैं, अब इतना पढ़ने के बाद कोई जब प्रॉब्लम बनाने को चलेंगे तो आईजे के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आता है। इसीलिए पहला काम क्या कर देते हैं, जो तीन प्रकार का जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़े उन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा उसकी जानकारी ले लेंगे, तो क्या होगा थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल भी देने में बनेगा। तो अब हम पढ़ते हैं ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब देखो ये हम लोग पढ़े हैं, मान लो जगह बचाने के लिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ, सभी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स ये ओरिजिन ओ हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप लिया जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो हम लोगों को पहला पता लगाना है आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, यानी लाइक यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो डिफिनीशन क्या पढ़े थे उसको फिर से रेड में यहां लिख देते हैं। डिफिनीशन ये पढ़े थे, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप बार बार याद रखना है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो चलिए आई क्रॉस आई को अगर लिखोगे इस डिफिनीशन के आधार पर लिखोगे तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ आई कैप अगेन मॉड ऑफ आई कैप इंटू साइन बीच का एंगल। तो आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो नेचुरली दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहां पर लिख देंगे साइन 0, और एन कैप आई के परपेंडिकुलर जो भी यूनिट वेक्टर होगा वो लिख दिए। अब देखते होंगे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, ये भी 1 ये 0, तो 0 इंटू समथिंग होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 0 वेक्टर नॉट 0, वेक्टर भी है कि नहीं, तो 0 वेक्टर लिखना है न कि 0 लिखना है। इससे क्लियर हो गया कि सेम लाइक यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होता है। इसलिए इसको लिख दोगे आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये हुआ वेक्टर प्रोडक्ट में। अब चलिए रेड से लिख देते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, यह पढ़े थे हम लोग 1 पढ़े थे, जिसका प्रूफ पीछे वाले क्लास में या वीडियो में दे चुके हैं। ये हुआ लाइक यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब आओ अनलाइक यूनिट वेक्टर का। अनलाइक का मतलब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होगा। तो चलिए आई क्रॉस जे करके देखते हैं हम लोग। तो यहां अब आओ सेकेंड आई कैप अक्रॉस जे कैप करते हैं, आई क्रॉस जे कैप करते हैं, फिर ये डिफिनीशन के आधार पर लिखोगे मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप
इंटू साइन आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो नेचुरली एक्स और वाई दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी इन दोनों के बीच 90 डिग्री बनेगा, तो थीटा के जगह पर 90 लिखोगे। अब आइए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है होगा, गौर करोगे। आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और जे कैप वाई के लॉन्ग है, तो बोलो अब एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस होता है। इसका मतलब एक्स और वाई पर जो यूनिट वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन अप किधर होगा, एलोंग जेड एक्सिस, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों होगा। यानी आई और जे का करोगे तो बोलो जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा दिख रहा है, के कैप। तो यहां एन कैप अब न लिख करके के कैप लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे के कैप। अब देखो इसका वैल्यू 1, यह भी 1, साइन 91, तो आंसर केवल क्या हुआ, के कैप। अब यह डिसीजन कैसे लेंगे हम लोग, अब गौर करोगे, जब आई क्रॉस जे किए तो प्लस के कैप, तो नेचुरली स्क्रू रूल में उल्टा करेंगे, जे क्रॉस आई तो माइनस के, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको अब कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, उसके लिए तुमको एक फिगर बना के समझाते हैं। दो सर्कल बनाते हैं, देखना, दो सर्कल बनाए, यहां देखो, यहां लिख दिए आई कैप, यहां लिख दिए जे कैप और यहां के कैप। इस फिगर में भी यहां लिख दो आई कैप, यहां जे कैप, यहां के कैप। हमेशा आज याद रखना, जब एंटी क्लॉकवाइज जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर प्लस में देना, और जब क्लॉकवाइज प्लस करोगे तो आंसर माइनस में देना। ये मैटर याद रखो। और देखो टेबल भी तैयार कर देते हैं जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है कि नहीं। तो पहला काम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, नेचुरली देखो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले तो आंसर आएगा प्लस में। चलिए अब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करोगे तो आंसर आएगा प्लस में, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करोगे तो आंसर आएगा जे में। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आइए क्लॉकवाइज करते हैं तो माइनस में आंसर आएगा। क्लॉकवाइज में देखो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो माइनस कैप के। अब आइए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कर दोगे तो माइनस में आएगा जे, और के क्रॉस जे मल्ट कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कर दोगे तो आंसर आई कैप में आएगा। तो क्या होता है, माइनस आई होता है। तो क्या कर दोगे, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी एक कोई भी प्रॉब्लम एक दे देता है तो दे देगा, अगर भूल गए तो फिगर बनाओ और आराम से उसका आंसर दे दो। अब आइए एक चीज और सीख लेंगे तो किसी भी टाइप का हम थ्योरी पढ़ा के एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो क्या है, कोई किसी भी कोई भी वेक्टर को तुम गौर करते होगे, आई जे के में क्वेश्चन होता है, उसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वो सीखो, है नहीं। तो वो हम आगे अब तुमको बतलाते हैं। देखो मान लेते हैं कोई दो वेक्टर आई जे के में लेते हैं, ये तो सीखना होगा जरूर, आगे का कोई भी क्वेश्चन तभी तुमसे बनेगा। तो चलिए मान लो लेते हैं, लेट ए वेक्टर का वैल्यू a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और बी वेक्टर अगर लेते हैं b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इसी प्रकार से देगा राजे, 2i + 3j - 5k कुछ भी देगा। तो इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये जो डेफिनेशन जो पढ़ा है यह तभी नहीं इससे सॉल्व कर पाओगे जब थीटा का वैल्यू पता हो, एन कैप क्या है वो पता हो। तो इसका तरीका है, इसको हम लोग बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट से बनाते हैं। इसका थ्योरी भी है, इसका प्रूफ भी है कि क्यों हम डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्योंकि अब थ्योरी वगैरह ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट तुमको लिख देते हैं। अगर तुमको जानने की जरूरत होगा तो किसी दूसरे दिन तुमको हम प्रूफ कर देंगे कि क्यों इसको डिटर्मिनेंट के द्वारा करते हैं। इसका आंसर कैसे तैयार करोगे, सिंपल सी बात है, देखो कैसे लिखते हैं। अपने आप ये सभी याद नहीं भी है, एग्जैक्ट जो आंसर आना होगा
वो आएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब भी करोगे तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, बार बार बोल रहे हैं, इसका प्रूफ भी है, जरूरत नहीं है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, अगर पूछोगे तो भी प्रूफ कर देंगे, है नहीं। चलो पहला काम क्या करोगे, जब भी किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा ना, तो फर्स्ट रो में हमेशा लिख देना आई कैप, जे कैप और के कैप, हमेशा। उसके बाद देखो पहला जो वेक्टर जो होगा लिखा हुआ, उसके कोफिशिएंट को लिखना, ए है ना तो इसके कोफिशिएंट को लिख दो A1 A2 A3। फिर सेकंड वाला है B1 B2 B3। अब डिटर्मिनेंट तुम पढ़े हुए हो, डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग आराम से इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। यदि डिटर्मिनेंट नहीं आता है, आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो थोड़ा हम तुमको बेसिक नॉलेज के आधार पर इसको हम बतला देते हैं कैसे इसको सॉल्व करोगे। डिटर्मिनेंट अगर भूल गए हो, प्रॉपर्टीज वगैरह सब यूज नहीं करके डायरेक्ट बेस जो फॉर्मूला है वो बतलाते हैं। बेस फॉर्मूला में हमेशा याद रखना ये प्लेस पॉजिटिव लेना, ये एलिमेंट निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह प्लेस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव। कैसे लिखोगे वो तुमको हम आइडिया देते हैं। देखो फर्स्ट देखो यहां आई कैप लिख देना, समझ गए। उसके बाद यहां पर फिंगर रखे हुए हैं, या जिस रो में फिंगर रखा हुआ है उसको कैंसिल कर दो, जिस कॉलम में है वो कैंसिल कर दो, बच जाएगा ये 4। 4 में हमेशा पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना, माइनस देना और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना, यही प्रोसेस से देखो लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2, क्लियर। प्लस के बाद यहां पर फिर माइनस लिखना, हाँ भले इसका एलिमेंट नेगेटिव है तो वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद जो एलिमेंट है उसको आप साइन के साथ लिखिए। फिर अब फिंगर देखो यहां पर है, यह रो कैंसिल और यह कॉलम कैंसिल, तो बच क्या गया देखो ये 1 2 ये 1 2। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो A1B3 अब माइनस A3B1, अब यहां प्लस हो गया ये माइनस हो गया। अब चलिए प्लस के कैप, के कैप, फिर देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बच गया ये 4, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना A1B2 माइनस A2B1, समझ गए। अगर प्रॉपर्टीज इसका याद है तो जीरो जहां ज्यादा रहता है वो आसानी से सॉल्व होता है, अगर याद नहीं है तो हम लोग इसी बेस फॉर्मूला से हम लोग किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आराम से कर देंगे। इतना जब जान गए तो हम लोग अब इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो ये सिंपल प्रॉब्लम है, ए वेक्टर दे दिया क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ये बी वेक्टर दे दिया, हम लोगों को निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बहुत पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हो। तो पहला तो काम मालूम करेंगे ए क्रॉस बी बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो सॉल्यूशन में देखो कैसे बनाओगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिटर्मिनेंट का यूज करो। तो क्या बोले थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैप जे कैप के कैप लिख देते हैं। पहला ए लिखा हुआ है ना वेक्टर, तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट 1 माइनस 7 7, फिर बी वेक्टर है तो 3 माइनस 2 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। सॉल्व करने में टेक्निक बतला दी है, हम स्पीड में करते हैं। देखो आई कैप हो गया, ये माइनस 14, फॉर्मूला है माइनस, और ये माइनस 14 तो प्लस 14 हो गया। माइनस जे कैप कर दो, माइनस जे कैप किया ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 माइनस 7 3 21, प्लस के कैप कर दोगे तो देखो ये मल्टीप्लाई करोगे -2 और माइनस माइनस प्लस 21। ये ए क्रॉस बी मालूम हो गया, देखो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू आई कैप, यहां पर -19 माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप, यहां भी हो गया प्लस 19 तो प्लस 19 के कैप। ये निकल गया मेरा। ये 0 वाला पॉइंट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं है, लिख दिए इसलिए कि मैग्नीट्यूड हमको समझाने में बनेगा। अब चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉडुलस कर देंगे। मॉडुलस कर दिए, मॉडुलस कैसे करते हैं, रूट अंडर
आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो। बाद अब इसका आगे का थ्योरी, आगे का थ्योरी में फिर उसका हम वेक्टर प्रोडक्ट का जो डिफिनेशन था वो लिखते हैं। और हम बतलाए भी कि यह जो एन कैप है या ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जब एन कैप जब परपेंडिकुलर है तो यह भी, यह तो इसी के इक्वल है ना जी, तो इसका मतलब यह भी तो परपेंडिकुलर होगा। ये मार्केबल बात है। हम क्या बोले, एन कैप ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर इट मींस क्या होगा, तुम देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यह भी तो एक वेक्टर है, यह परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए वेक्टर पर, एंड यह परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर, दोनों पर यह परपेंडिकुलर होगा। ये बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। यदि कोई दो वेक्टर दे दे ए और बी के रूप में, अब बोले कि उन दोनों का नॉर्मल वेक्टर निकालिए, दोनों का नॉर्मल, तो क्या करेंगे, उन दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। समझ गए। अब ये नॉर्मल वेक्टर भी तीन टाइप का होगा, पहले सुन लो। मान लो ए वेक्टर है, देखो ध्यान से सुनना, तीन प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम का एग्जांपल देंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर, पहला क्वेश्चन, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालिए। सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों के केवल परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, नॉट यूनिट वेक्टर। थर्ड क्वेश्चन, इन दोनों के परपेंडिकुलर उस वेक्टर को निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, 20 है, 5 है, 5 है। तो कैसे निकालोगे ये तीन प्रॉब्लम, इसी डिफिनेशन से पढ़ते हैं। पहले मैटर को देखो, लिखते हैं कैसे निकालोगे। फर्स्ट देखो पॉइंट, ये परपेंडिकुलर वेक्टर बोले या नॉर्मल वेक्टर बोले, परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक यह क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, यानी ये दो वेक्टर कोई भी दे देगा आई जे के रूप में, और सीधा बोलेगा आप नॉर्मल वेक्टर निकालो। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में ये लिखते हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब चलिए ये आंसर कैसे तैयार करोगे, यहां क्या बोलता है, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए दोनों पर और उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो क्या करोगे, ये जो निकाला तुम ए क्रॉस बी क्रॉस, या तो सिंपल ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर था, अब अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो ये नेचुरली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम, इस पर क्वेश्चन पूछेगा तुमको, ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल, परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हुज, लिख देते हैं हुज मैग्नीट्यूड इज एम। अब बतलाइए, अब हमको मनचाहा मैग्नीट्यूड का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो पहला काम गौर करो, केवल एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए, ये तो कंफर्म है कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब यदि मान लो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो कंफर्म हो गया कि यह परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो गया। हम लोगों को एम मैग्नीट्यूड का लाना है, तो एम मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह वेक्टर तैयार हो गया जो परपेंडिकुलर भी है और मैग्नीट्यूड एम है। ये तीन टाइप का किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पर हम तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल तुमको एनसीईआरटी से देते हैं। एनसीईआरटी में क्या है एग्जाम्पल वो देखो, थोड़ा ज्यादा इसको ट्विस्ट किया है, गौर से समझना। कह रहा फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। देखो इस पर आ गया, यूनिट वेक्टर पर आ गया,
क्लियर? परपेंडिकुलर टू ईच, हम यहां लिखे हैं परपेंडिकुलर टू ईच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां ये क्या लिखा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो एक प्रकार से ये हो गया ए वेक्टर के समान और यह हो गया बी वेक्टर के समान। क्या? तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किए हो कि नहीं? तो हम लोग भी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक नॉर्मल वेक्टर तैयार होगा। अब फिर उसी के मॉड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सहूलियत के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ही इस दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं पी वेक्टर, इसको मान लेते हैं क्यू वेक्टर, तो फिर सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं लेट पी वेक्टर का वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेक्टर का प्लस तुमको सिखलाए हुए हैं, डायरेक्ट प्लस करो। 3 1 4 कैप कैप आई, 2 2 4 कैप जे और 2 - 2 0 कैप के। जीरो वाला नहीं लिखा जाता है क्योंकि समझाना भी हमको, इसलिए हम लिख देते हैं। तो चलिए ये प्लस वाले को लिखे, माइनस वाले को हम लोग मान लेते हैं क्यू वेक्टर। तो चलो माइनस करके देखो, तो ये 3 - 1 2 आई कैप, 2 - 2 0 जे कैप और 2 -+ 2 यानी 4 के कैप। चलिए अब कोई भी प्रॉब्लम अगर पूछा कि इन दोनों, ध्यान से समझना बात को, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, अब इन दोनों के जगह पर हम P और Q बोल दें तो क्या फर्क पड़ेगा? बात बराबर। तो P और Q के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो A और B के परपेंडिकुलर के लिए A क्रॉस B करते हो, तो P और Q के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए P क्रॉस Q करोगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, है कि नहीं? तो नाउ अब क्या लिखोगे? नाउ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। चलिए यहां पर अब बोले थे पहला I J के लिख दोगे और P का पहले लिखोगे 4 4 0 और 2 0 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर दोगे तो आंसर इसका तैयार होगा। सॉल्व करोगे तो आई कैप को छोड़ोगे, डिटर्मिनेंट बतलाए हुए हैं। 4 4 जा 16 -0 यानी केवल 16, डायरेक्ट लिख दें, समझ जाएगा। फिर माइनस होता है, अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 4 4 जा 16 -0 है ना, फिर 16, तो ये हो गया 16 जे कैप। फिर के वाले में आओगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 0 जा 0, अब -4 2 जा 8, तो -8 कैप। अगर नहीं आता है तो बोलोगे तो डिटर्मिनेंट का भी वीडियो बना देंगे। चलो ये मेरा निकल गया। अब गौर करो, हम लोगों को तो निकालना है यूनिट, यूनिट निकालना है तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। तो हम लोग सेपरेटली पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्या बोले थे, सभी के स्क्वायर को सम करके रूट निकालते हैं। 16 का स्क्वायर 256, -16 का स्क्वायर 256, -8 का स्क्वायर 64, इसको प्लस करो, ये हो जाएगा तुमको 576 और 576 का स्क्वायर रूट 24। चलिए मैग्नीट्यूड भी निकल गया। हम लोगों को इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। अब इसमें भी एक मार्केबल बात आगे बतलावेंगे, ध्यान देना। अब हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, है कि नहीं, यूनिट वेक्टर। तो गौर करो यहां पर क्या होगा, जब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ध्यान देना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, वह या तो अपवर्ड भी हो सकता है और वह डाउनवर्ड भी हो सकता है, आंसर प्लस में भी हो सकता है, आंसर माइनस में भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को इसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में देना होगा। तो दोनों में देना होगा तो एक प्लस में क्या लिखोगे, ये 20, देखो 24 से डिवाइड करोगे कि नहीं, इसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो लिख दोगे, हम एक लिख देते हैं, तुम इसको सॉल्व कर लेना। 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप, एक पॉजिटिव में होगा और एक निगेटिव में होगा। अब इसको सॉल्व करना इट इज योर ड्यूटी, समझ गए, प्लस माइनस दोनों में आंसर। अब हम लोग जब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिए
तो उस वेक्टर प्रोडक्ट का जो है ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या होगा, आप उसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कीजिए। जैसे गौर करोगे पहले वाले क्लास में तुमको बोले स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किए थे, उसी प्रकार से वेक्टर प्रोडक्ट का करते हैं। वो क्या बतलाता है ज्योमेट्रिकली, उसको सीखो। टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। बाय डिफिनीशन, डिफिनीशन से हम लोग क्या जानते हैं, बाय डिफिनीशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। या हम लोग इतना पढ़ चुके। हम तुमको एक ट्रिगोनोमेट्री में याद करो, ट्रिगो के आधार पर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालता था, वो तुमको थोड़ा यहां हिंट देते हैं। तुम गौर करोगे कोई भी ट्रायंगल जो होता था, अब ट्रिगोनोमेट्री के दुनिया में जाओ तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ये बीच का एंगल मान लो ए है, तो इसका एरिया कैसे निकालते थे याद करो, 1/2 दो साइड का प्रोडक्ट और बीच के एंगल का साइन। ए बी साइन सी लिख सकते थे, सी ए साइन बी लिख सकते हैं। ये तुम ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़े थे, यहां इसकी जरूरत पड़ेगी। गौर करो, मॉड ऑफ ए वेक्टर को सिंपल ए बोला जाता है, तो इसको अगर लिख दे इस प्रकार से तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां गौर करोगे ये एन कैप है, इसको हम स्केलर में कन्वर्ट करें। स्केलर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो दोनों तरफ मॉडुलस कर दो, तो यहां पर मॉडुलस कर दोगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहां भी हो जाएगा तुमको ए बी साइन थीटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है। यहां से 2 से डिवाइड कर दो, 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा। चलिए अब इसका फिगर देखो, यही था, ये था ए वेक्टर, यह था बी वेक्टर। अगर इसको मिला दिया जाए, ये बीच का एंगल थीटा था, नाम दो दोगे ओ ए बी, तो क्या गौर करते हो, ये जो है हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसका मतलब हुआ कि यदि यह दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड का वेक्टर होगा, तो उससे बने हुए ट्रायंगल का यह एरिया बतला देता है। तो यह इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट अब गौर करो, यहां पर लिख देते हैं ये हाफ, यहां पर पहले लिखी दो, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर हो गया। अब कोई अगर पूछे किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, तो बोलना यदि वो दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड का आइदर आउटगोइंग और इनगोइंग, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह दोनों वेक्टर या तो बाहर की ओर जाता हो या दोनों अंदर की ओर आता हो, ऐसा नहीं हो एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो गलत हो जाएगा, है नहीं। तो दोनों वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड का अगर साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे बने हुए यह ट्रायंगल के एरिया को बतलाता है। यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हुआ। इसको हम सजा करके तुमको लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वेक्टर एरिया बोलेगा ना, तो मॉड नहीं देना, सिंपल हाफ ए क्रॉस बी कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। अगर बोले स्केलर एरिया, स्केलर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फिर मॉड कर देना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्लियर, ये 2 हुआ। तीसरा देखो, यदि मान लो इसी ट्रायंगल से हम अगर पैरेललोग्राम बना दें, पैरेललोग्राम अगर बना देते हैं, तो तुम ज्योमेट्री में पढ़े हुए हो, किसी भी पैरेललोग्राम को
डायगोनल दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यानी इसका एरिया तो यही है हाफ, इसका भी एरिया इतना ही होगा, दोनों को प्लस करोगे तो हाफ और हाफ मिलकर 1 हो जाएगा। यानी यह पैरेललोग्राम का भी एरिया हो जाएगा, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड का वेक्टर होगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, यह मैटर भी तुमको तीसरा थर्ड में लिख देते हैं। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समझता है ना, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। देन देखो दोनों वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, हाफ नहीं करना, ट्रायंगल में हाफ किया जाता है। और अगर स्केलर एरिया बोले पैरेललोग्राम का तो मॉडुलस कर देना। ये हुआ दो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से इस प्रकार का प्रॉब्लम बनेगा। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देते हैं। तुमको एक प्रॉब्लम दिए, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। देखो ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है, अब इसका एरिया आप निकालिए। तो कैसे मालूम करोगे? कोऑर्डिनेट से तुमको पोजीशन वेक्टर हम बतलाए हुए हैं। तो देखो सॉल्यूशन में लिखते हैं, यहां पर तुमको ए का कोऑर्डिनेट दिया है, इसका ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर आई कैप 1 इंटू जे यानी जे कैप 2 इंटू के 2 कैप, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा तुमको, या 2i प्लस 3j प्लस 5k, इसको लिख दोगे 2i प्लस 3j प्लस 5k। फिर लिख दोगे ओ सी वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस 5j प्लस 5k, ये लिख दिए। तो गौर करोगे तीनों वेक्टर निकले। देखो फिगर भी बतलाते हैं, फिगर में मान लो यह ट्रायंगल है, यह ए बी सी मान लो, सभी का कोऑर्डिनेट दिया, हम सभी का पोजीशन वेक्टर निकाले। क्या बोले, किसी भी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर अगर पता होगा, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, तो हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके एरिया निकालते हैं। तो चलिए हम लोग ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करोगे, देख तो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ये माइनस तो करने आता होगा, 2 माइनस 1 केवल आई कैप, 3 माइनस 1 2j कैप और 5 माइनस 2 यानी 3k कैप। तो ए बी वेक्टर निकल गया। अब चलो ए सी वेक्टर निकाल लो। ए सी वेक्टर निकालोगे ओ सी माइनस ओ ए से, तो क्या हो जाएगा, ओ सी यहाँ है, ओ ए यहाँ है। तो देखो आई माइनस आई 0 आई कैप, ये 5 माइनस 1 यानी 4j कैप, और ये 5 माइनस 2 यानी 3k कैप। तो देखोगे दोनों का हम आउटवर्ड वेक्टर निकाल लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालोगे। अब क्या करोगे, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर तो दोनों हम लोग निकाल चुके यहाँ और यहाँ, इन दोनों को डिटर्मिनेंट के द्वारा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर अगर लिखोगे तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट देखो पहला क्या बोले थे, आई जे के लिख दिया जाता है। फिर ए बी वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखो 1 2 और 3 लिखोगे। फिर ए सी वेक्टर का लिखोगे 0 4 3। अब इसको आप सॉल्व, ये निकल गया मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकाल दिए। अब फिर इसका देखो मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको प्लस कीजिए। इस प्रकार से यहाँ आप फॉर्मूला लिख दो। देयरफॉर ये जो मैटर लिखे थे इसी से हम एरिया तैयार कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू √61, तो हाफ √61, ये आंसर हो गया। अब देखो ये जो तीनों वर्टेक्स का वर्टिसेज का जो कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर देता है,
तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला है नहीं? वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है वो पहले सीखो, तो फिर इसको कैसे बनाओगे बतलाते हैं, है नहीं? तो यहां पर टॉपिक लिखते हैं, ये तो क्वेश्चन है, टॉपिक लिखते हैं एरिया। अगर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर दे दे तो कैसे निकालोगे? तो मान लो यह कोई एक ट्रायंगल लिए, सपोज करो ये ट्रायंगल लिए, एबीसी ट्रायंगल लिए, ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर बी, सपोज करो ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ ए वेक्टर का वैल्यू है ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर का वैल्यू है बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर का वैल्यू है सी वेक्टर। हम बोले थे जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो किसी दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉडुलस करके हाफ करते हैं। हम यहाँ दो वेक्टर निकालते हैं, सपोज करो एक वेक्टर ए बी निकालते हैं और एक वेक्टर ए सी निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पढ़ाए हुए है नहीं? यानी ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए सी वेक्टर कैसे निकालोगे? ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, दोनों का हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहां देखो ये 1/2, इसको सॉल्व करोगे, ये मॉडुलस कर दोगे, ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, हम तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहे हैं तुमको, अभी ये वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है। वो प्रॉपर्टीज पढ़ोगे वहां इसकी जरूरत होगी, जो आगे अभी कुछ देर के बाद पढ़ावेंगे उस प्रॉपर्टीज की यहाँ जरूरत होगी, हम साइड में लिख देंगे, है कि नहीं? तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो 1/2, ये बी को सी से करोगे, इतना जान लो। क्या यह चीज जान लो, अभी प्रॉपर्टीज पूरा पढ़ावेंगे बाद में, फिलहाल ये जान लो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूटेटिव नहीं होता है, जिसको हम लिखेंगे कुछ देर के बाद। कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी अगर स्क्रू सिस्टम से जो पढ़े, अगर एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो बी क्रॉस ए क्लॉकवाइज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, प्लस माइनस के कारण ये इक्वल नहीं होता है। यानी तुम ए क्रॉस बी को हम लोग यहाँ ये जो है माइनस कर दोगे, अगर माइनस बी क्रॉस ए तो फिर जाके यह इक्वल हो जाता है। यानी इसको अगर रिवर्स कर दोगे, पलट ये कर दोगे तो वह निगेटिव हो जाता है, उसी का यूज करेंगे। देखो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखो बी को ए सी से मल्टीप्लाई करो, कभी भी भूल से सी क्रॉस बी नहीं लिख देना, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए पहले बी है तो पहले बी ही लिखो फिर सी लिखो, यानी फिर बी को ए से कर दोगे तो बी क्रॉस ए हो जाएगा, फिर माइनस ए को सी से कर दोगे माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए हो गया। इसमें प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि ये हम पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर्टीज तुमको बाद में हम पढ़ावेंगे। एक प्रॉपर्टी यह भी है, इसको भी याद रखो, सब कारण अभी कुछ देर बाद बतलावेंगे। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है, फिलहाल अभी उसको जानिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो चलो ये 1/2 ये हो गया बी क्रॉस सी हो गया, ये माइनस को अगर प्लस करोगे तो ये पलट जाएगा ए क्रॉस बी, जो अभी हम बतलाए। यहां देखो यहां भी पलट दोगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया। और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है। तो गौर करोगे इस प्रकार से क्या आंसर आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डेल से भी इंडिकेट करते हैं। देखोगे ये हो गया तुमको साइक्लिक वे में, साइक्लिक वे में देखो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, साइक्लिक वे में हो गया। ये ए क्रॉस बी,
प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो चाहोगे तो इस प्रॉब्लम को तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है इससे भी बनाओगे, लेकिन हमसे अगर सजेशन लोगे तो पहले वाला ही तरीका बेस्ट था। इसमें क्या होगा, 3 बार क्रॉस करना होगा, यानी 3 बार तुमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, इसलिए फर्स्ट मेथड ही बेस्ट था। इसकी जरूरत है कहीं कंपटीशन वगैरह में, इसलिए पढ़ा दिए। जैसे गौर करोगे, अगर यह ए बी सी तीनों कोलिनियर होगा तो कोलिनियर जब होगा तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, यानी इतना बराबर 0 होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैटर आता है, वो लिख देते हैं कि इफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 वेक्टर, देन कह देंगे ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए था, बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी था, सी जिसका पोजीशन वेक्टर सी था, आर कोलिनियर। ये फॉर कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम में यह काम आएगा, इसलिए ये थ्योरी पढ़ा है। लेकिन जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो पहला ही मेथड द बेस्ट था। ये मेथड में तुम काफी लफड़ा में फंस जाओगे। एक और एग्जांपल देते हैं पैरेललोग्राम से, उसके बाद आगे का थ्योरी पढ़ेंगे। ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। यहाँ देखो पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालिए। अभी कुछ देर पहले थ्योरी पढ़ाए थे, जब भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड का वेक्टर पता हो तो उस दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालकर मॉडुलस कर दोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाता है। समझाने के लिए देखो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए, एक वेक्टर हो गया ये और एक वेक्टर हुआ ये, दोनों देखो आउटवर्ड है नहीं? तो इसका एरिया कैसे मालूम करोगे? तो पहला देखो डायरेक्ट, बहुत इजी है सॉल्यूशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। इस प्रकार से हम लोग निकाल देंगे, मेरे विचार से बन जाना चाहिए। पहला काम क्या करोगे, इसको डिटर्मिनेंट के आधार के द्वारा इसको सॉल्व करोगे। पहले ए लिखे है ना, तो 1 - 1 ये 3, वहां लिख दोगे 2 - 7 फिर 1। चलो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो, तो लिख दोगे आई कैप, ये कैंसिल तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 21, ये हो गया माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा तुमको 1 - 6 प्लस के कैप लिख दोगे, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 2। ये आना चाहिए डिटर्मिनेंट, ये हो गया 20 आई कैप, यहाँ -5 माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 5 के कैप। ये निकला मेरा ए क्रॉस बी क्रॉस। अब ए क्रॉस बी क्रॉस का तुम ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस मालूम करोगे, तो √20 का स्क्वायर 400, ये 5 का 25 यानी हो गया 400, कितना हो गया 50, इसको बोल सकते हैं 15√2। ये आंसर हो गया। तो यदि पैरेललोग्राम के डायगोनल D1 वेक्टर और D2 वेक्टर होगा तो इसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे होगा, तो लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, याद रखना इसको, पैरेललोग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1/2 D1 क्रॉस D2, यानी ये याद मैटर को रखना। अगर एडजेसेंट साइड दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर तो केवल ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड, यदि डायगोनल दिया हुआ है D1 वेक्टर D2 वेक्टर तो D1 D2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड का हाफ कर देते हैं। इस मैटर को याद रखना। अब बारी आ गई है कि जो भी हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े उसका प्रॉपर्टी जानना निहायत जरूरी है, जो हम छोड़ चुके थे एग्जाम्पल देने के कारण। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, उस प्रॉपर्टीज को गौर से समझना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट काफी सेंसिटिव हो जाता है। ऑर्डर चेंज कर दोगे साइन अपोजिट हो जाएगा। सब डिवीजन कुछ देर पहले बता ही दिए। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिखेंगे। हाँ, लेकिन याद रखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है।
ये डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये दोनों इक्वल नहीं होता है। इसीलिए हम इसको यह लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हम लोग माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कुछ देर पहले हम बतलाए थे, ये याद रखिए। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो है इट इज नॉट एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव भी नहीं होता है, इट इज नॉट एसोसिएटिव। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर करोगे और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर दोगे तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है। हाँ, लेकिन स्केलर के रिस्पेक्ट यह कम्यूटेटिव होता है, बट इट इज कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर। क्या मतलब, m इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं m a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या नहीं तो ए वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर बी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो यह कम्यूटेटिव नहीं होता है। हाँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे गौर करो थर्ड प्रॉपर्टीज है नहीं, ये इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, काम आएगा। कहने का मतलब ए वेक्टर, देखो क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, हम लोग आराम से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन चूंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए लिखने में तुम हमेशा गौर करना, पहले ए है फिर बी है तो वही लिखेंगे, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर सपोज करो यहां माइनस होता, तो माइनस होता तो इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई यह क्रॉस प्रोडक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या होगा, अनेक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में, तुमको क्रॉस करने में मदद मिलेगा। प्रॉपर्टीज नंबर 4, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो इसको डिफिनीशन के आधार पर लिखोगे तो मॉड ए क्या था डिफिनीशन, साइन थीटा। तो ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच 0 एंगल बनता है, तो साइन 0 इंटू कैप एन, और साइन 0 0 होता है, ये स्केलर में 0 मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 0 इंटू एन कैप, यानी 0 वेक्टर होता है। तो ये याद रखना है, ए क्रॉस को हमेशा 0 वेक्टर बोलते हैं। एक चीज गौर करो, कभी भी यहां पर लिख देते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर हो, तो कभी भी इसको तुम ए क्रॉस मत लिखना, यहां पर लिखा जाता है ऑलवेज डॉट, ये ध्यान में रखना है, समझ गए। ये स्क्वायर जब भी है वह डॉट में होता है, क्रॉस में नहीं होता है। इस प्रकार से क्रॉस करोगे तो 0 वेक्टर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखो, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तो नेचुरली दोनों के बीच एंगल 0 बनेगा, थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 होगा, तो इसका मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसका कन्वर्स अगर करोगे तो यह सही नहीं है। जैसे फॉर प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 है तो उस कंडीशन में यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो, है कि नहीं। इसलिए कि यह हो सकता है, कितना कंडीशन होगा देखो, आइदर ए वेक्टर 0 होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर में 0 वेक्टर को क्रॉस करने से 0 वेक्टर आता है, या नहीं तो बी वेक्टर 0 होगा, या नहीं तो दोनों 0 होगा, या नहीं तो पैरेलल होगा। इसीलिए गौर करोगे, कन्वर्स इसका सही नहीं है। अगर पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 अगर है तो हम पैरेलल ही केवल बोल दें, यह बात नहीं सही है। हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है, यदि दोनों नॉन जीरो वेक्टर हो,
तो और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तब जाकर के पैरेलल होगा। इसको भी प्रॉपर्टी तुमको लिख देते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर। अब जब लिख दिए हम नॉन जीरो वेक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये कंडीशन आया, ना ये आया, ना ये आया, तो केवल और केवल यही आएगा। एंड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो उस कंडीशन में जरूर बोल दोगे दोनों वेक्टर पैरेलल है। अगर नॉन जीरो नहीं लिखा हो तो ये सभी कंडीशन होता है। इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि ये इतना होता है जबकि ये इतना नहीं हो सकता है, जस्टिफाई कीजिए एग्जाम्पल दे करके। तुम आराम से एग्जाम्पल दे करके बना सकते हो। एक प्रॉपर्टी छूट गया था, क्या था कि किसी भी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वह जीरो वेक्टर होता है। दूसरी बात देखो, जबकि हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो उस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये रिकैप तुमको कर दिया, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इस मैटर को याद रखो। अब यदि मान लो यह दोनों कंडीशन हो जाए तो क्या कहा जा सकता है, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, वो प्रॉब्लम देखो। अब देखो इसको, ये प्रॉब्लम में क्या बोला कि दिया हुआ है दो वेक्टर ऐसा है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए दोनों वेक्टर कैसा होगा। तो गौर करो, स्केलर प्रोडक्ट में याद करो, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, लेकिन अगर कन्वर्स डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है यह परपेंडिकुलर होगा, हो सकता है दोनों में से कोई एक जीरो हो। यहां आओ, अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, यदि कन्वर्स, यदि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो कोई नहीं कह सकता है कि केवल और केवल पैरेलल है, हो सकता है दोनों में से कोई एक जीरो हो। इस सभी मैटर को लिख के हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। जैसे देखो बनाते हैं, चूंकि ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट जीरो है, इसका मतलब क्या क्या कंडीशन होगा, आइदर ए वेक्टर जीरो और बी वेक्टर जीरो और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये तीन कंडीशन। अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिया हुआ है, इसका मैटर लिखो। सिंस ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर जीरो, देन क्या होगा, तो लिखोगे आइदर ए वेक्टर जीरो, जीरो वेक्टर होगा, देखो जीरो वेक्टर सभी में लिख दो, जीरो वेक्टर होगा या बी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, या नहीं तो दोनों पैरेलल होगा। अब बतलाओ, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल भी हो अब परपेंडिकुलर भी हो, यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर पैरेलल करोगे तो परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर करोगे तो पैरेलल नहीं, तो दोनों तो एक साथ तो कभी नहीं होगा। वी नो, भले नहीं जानते हो फिर भी लिख दो, वी नो डैट ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी एंड पैरेलल इज आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट पॉसिबल, यानी टुगेदर, एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जब ये होगा ही नहीं तो मजबूरन में यही न होगा, यही न पार्ट होगा तुमको। उस कंडीशन में यह जब भी दोनों का कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो अगर होगा तो वह डेफिनेटली जीरो वेक्टर ही होगा, दोनों का दोनों जीरो वेक्टर ही होगा, यही इसका आंसर होगा। अब देखो यहां पर दो वेक्टर दिए, दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिए, दोनों वेक्टर के बीच अब थीटा एंगल है, तो अब इस थीटा कैसे निकालोगे, तो डॉट प्रोडक्ट से भी निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, दोनों देखो काफी इंटरेस्टिंग होगा। पहला हम लोग जानते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस थीटा, तो बतलाइए कॉस थीटा का वैल्यू दोनों वेक्टर का डॉट और दोनों के मॉड से डिवाइड कर देंगे। ये पहले वाले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे।
अभी हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े, उसमें क्या होता था, इसको देखो कैसे होगा। तो सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। देखो ये एन कैप है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी में है, हम मॉडुलस कर देंगे तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। इससे हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, तो इससे साइन थीटा निकल गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा आधार पर निकाल के थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर साइन थीटा निकाल लेंगे, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। एक चीज और देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को डिवाइड करो तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हम लोग चाहेंगे तो टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। ये एंगल बिटवीन हुआ, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम दोनों ऑप्शन से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। लैग्रेंजेज आइडेंटिटी में मान लो दो वेक्टर है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स। लैग्रेंजेज आइडेंटिटी क्या कहता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर कैसे क्या होगा। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, कैसे लिखोगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसी को कहते हैं हम लोग लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। चलो अब इसको प्रूफ करके दिखलाते हैं। देखो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। चलिए ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है उसको लिखो। देखो मॉडुलस होने के कारण कैप एन जो लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे, तो ए वेक्टर का मॉड, ये स्क्वायर के कारण स्क्वायर देते चलो, कम समय में ज्यादा समझ जाओगे। साइन थीटा है तो ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा दे दो, और कैप एन का तो मॉड 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, वो नहीं लिखे। आगे बढ़ो, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को देखो क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको हम लोग ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, यहां पर भी मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो इसको तुम क्या लिखोगे, याद करो यह भी पढ़ाए थे, यहां देखो इसको हम लोग मॉड ऑफ ए का स्क्वायर भी लिखते हैं, तो यानी ये ए डॉट ए यहां लिखा जा सकता है। अभी इसको रहने देते हैं हम लोग, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है। यहां देखो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हम लोग पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में, बहुतों बार पढ़ा है, ये ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये जो लिखा है इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो लिखोगे तो क्या होगा, देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर लिख दोगे, और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको डिटर्मिनेंट में लिखो। अब डिटर्मिनेंट तुमको जानना होगा, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। मान लो एल एम एन ओ है या पी है, तो कैसे होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, एल इंटू पी माइनस एम इंटू एन, ये डिटर्मिनेंट में होता है। सेम चीज यहां भी है, इसको हम लोग अगर इस प्रकार से लिख दें, देखो यहां लिख रहे हैं, लिख दें ये ऐसे लिख दें, ए डॉट ए
ए डॉट बी डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी डॉट बी। तो देखोगे ये जो डिटर्मिनेंट में जो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ए डॉट ए को मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी को मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ और ये इसका स्क्वायर हो गया। पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का टोटल थ्योरी एग्जाम्पल के साथ दे दिए। इसको आराम से इत्मीनान से अगर वीडियो को देखोगे तो वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी बन जाएगा। अब अगला क्लास या अगला वीडियो में अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर पढ़ोगे, बहुत ही आनंद आएगा। ओके, गुड बाय।